Good morning. गुड मॉर्निंग ऑल। आप सबका जय हिंद अभियान के 5वें दिन के सेशन में स्वागत है। आज के हमारे मुख्य वक्ता हाजी सैयद सलमान चिश्ती हैं, जो कि गद्दा नशी हैं दरगाह शरीफ के और चेयरमैन है सूफी फाउंडेशन के। हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर रुपिंदर सिंह सर है, जो कि प्रोफेसर है अर्बन डेवलपमेंट के ओटीएस जयपुर में। हमारी प्राचार्य मैम डॉक्टर प्रतिभा यादव, पैट्रन की नोट स्पीकर डॉक्टर अनीता शर्मा और मैं फाउंडर ऑर्गेनाइजर डॉक्टर सबिया खान आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद अभियान के बारे में बताया है, ये मानवता के लिए है और कोविड की अवेयरनेस के लिए है। आज के जो मुख्य अतिथि है चीफ गेस्ट सैयद हाजी सलमान चिश्ती, उनके व्यक्तित्व के बारे में कहना आसान नहीं है। वह एक मानवता का प्रतीक है, सूफीवाद के जननायक हैं और जैसा कहा जाता है कि ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती के सेवक हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो या जॉर्ज हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो उनका सूफीवाद के प्रति ज्ञान के लेक्चर को नहीं सुनना चाहती हो। आप एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ती हैं और मानवता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप लाइमलाइट से हमेशा दूर रहना चाहते हैं, परंतु मेरे विशेष आग्रह पे कि मानवता के लिए है और कोविड के समय कोविड में लोगों की संवेदना कम हो गई है, लोग डरने लगे हैं। तो मेरे इस आग्रह पर आपने कुछ अपना अमूल्य समय देने का कष्ट किया। मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, सूफीवाद के लिए आपने इजिप्ट, टर्की, मोरक्को, सेनेगल, कजाकिस्तान, सिंगापुर, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस, बोस्निया हर्जेगोविना, नीदरलैंड, ईरान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, हांगकांग, सब जगह अपने सूफीवाद के प्रवचन दिए। और मैं हाजी सर के लिए कहना चाहती हूँ कि अमेरिका के लोग, यूएसए के लोग तो सर आपके दीवाने हैं। मैंने खुद ने कॉन्फ्रेंस में देखा है किस प्रकार से वह संत रूमी की परछाई आप में देखते हैं, और क्यों ना देखें, क्योंकि आप तो ख्वाजा गरीब नवाज के सेवक हैं और ख्वाजा गरीब नवाज को एक सूफीवाद के प्रतीक थे। मैं खुद नतमस्तक हूँ ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति। ख्वाजा गरीब नवाज एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय हस्ती है और आप उसके गद्दा नशी हैं। सर, आपको शत शत नमन। आप एक जादूगर हैं और मैंने देखे हैं वो सच में। आपकी जो मानवता की जो लिस्ट है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। आप किस प्रकार से लोगों की सहायता करते हैं, किस प्रकार से उनको दुख से निकालते हैं और हमेशा इस न्यूज़पेपर और लाइमलाइट से दूर रहते हैं। ये आपकी एक बहुत बड़ी व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता है और आपके पास आने पे सच में लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। जो आपने स्लोगन बनाया है, कम 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 टू मी एंड आई विल रिमूव योर ऑल डिस्पेयर, दिस इज द गेट ऑफ होप। और रियली सर, ये गेट ऑफ होप है और मैंने देखा है और मैंने इसका एक्सपेरिमेंट मतलब मुझसे खुद हुआ और मैं इस पर विश्वास करती हूँ। तो सर, आपका स्वागत है। दूसरे हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रिपुंजय सिंह सर हैं। वो भी एक बहुत बड़े रिमोट सेंसिंग के बहुत बड़े प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं। आप भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व के धनी हैं। और हमारी की नोट स्पीकर डॉक्टर अनीता शर्मा मैम, मेरी सहपाठी, मेरी साथी, हमेशा मेरे साथ देने वाली, और मेरी प्यारी प्यारी प्रतिभा मैम। डॉक्टर प्रतिभा मैम भी बहुत अच्छी है, हमेशा मानवता के लिए काम करना चाहती हैं। इतनी बिजी रहती है कॉलेज वर्क में भी, लेकिन हमेशा जब मानवता का काम हो, चाहे सरकार का सहयोग है, हमेशा मैम तत्पर रहती है। मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत। ओवर टू आवर स्पेशल चीफ गेस्ट सैयद हाजी सलमान चिश्ती। सर, आई वांट योर एड्रेस। यू आर वेलकम। सबिया वो लेफ्ट हो गए, पता नहीं किस वजह से। उनको फिर एक दफा कांटेक्ट करो। सबिया वो लेफ्ट हो गए, पता नहीं क्यों। उनको फिर कांटेक्ट करो।
आदाब, सलाम और बहुत बहुत नमस्ते आप सबको। बारगाह गरीब नवाज से आप लोगों को आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ जी बिल्कुल सर, आप देख भी सकते हैं आपको। सर हेलो। बोलिए। सर यस वी कैन हियर यू, सर सुन सकते हैं आपको। बोलिए जी सर। जी जी सर, हाँ जी जी सर। जी जी 1 मिनट। आज और कल, आज हमारे जो 2 दिन रहे, इसमें यहाँ पे पहली बार एक वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है। उसकी वजह से हम थोड़ा कहीं प्रॉपर नेटवर्क के अंदर नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क के ज़रिए आपसे बात हो सके। और विजन भी मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि क्लियर आ सके। आप सबको बहुत बहुत आदाब, बहुत सलाम, बहुत दुआएं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सबिया साहिबा का और इस मंच का, जो प्लेटफॉर्म आप लोगों ने क्रिएट किया, ख़ास तौर पे जो नौजवान स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं, उन सबको मैं सलाम कहता हूँ और दुआएं करते हैं कि जिस नीयत से, जिस सोहबत से आप लोग अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, उसमें खूब नाम रोशन करें। सूफीज़म की जब हम बात करें और अजमेर दरगाह की जब बात करते हैं, तो आपने जो तारुफ करा, जो आपने कुछ बातें कहीं, काफ़ी बड़ी बातें हैं। हम तो सिर्फ एक ज़र्रा हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज़ के आस्थाने से जुड़े हैं, और 800 साल से ये खिदमत का सिलसिला हमारे बुज़ुर्गों की जानिब से, हमारे जो बड़े रहे, जो गुरु रहे, जो संत रहे, जो पीरो मुर्शिद रहे, 800 साल से आज ये 26वीं पुश्त जो है, वी आर द 26th जनरेशन गद्दी नशीन ऑफ दरगाह अजमेर शरीफ। तो ये 26वीं पुश्त पीढ़ी दर पीढ़ी ये वो खिदमत करती आ रही है, बेलोस जिसको खिदमत कहा जाता है, क्योंकि ख्वाजा साहब का भी पैगाम यही था कि मोहब्बत सबसे और नफ़रत किसी से नहीं। एक बड़ी तालीमात जो हमें अपने किरदार में डालने को मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये उर्दू के जो अल्फाज हैं सब समझ रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं इंग्लिश में भी बात कर सकता हूँ। whatever the students are comfortable and whatever the faculties are comfortable, क्योंकि सर हिंदी में ये, थोड़ी ये सिंपल, उर्दू भी थोड़ा सिंपल। आप क्योंकि आपकी समझ आ रही सर? क्योंकि मुझे इसमें कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है कि कौन कौन ऑनलाइन है। सब ऐसा स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर हैं, और ये लोग सब हैं। मैडम है हमारी, कीनोट स्पीकर है, चीफ गेस्ट है, सब लोग अवेलेबल है सब। हेलो। सर वी कैन नॉट हियर यू। हाँ हमें 1 मिनट का आप टाइम दीजिए। मैं इस पे, जो मेरा कंप्यूटर है, इस पे भी मैं कनेक्ट करके, देखो यहाँ पे बार बार ये जो डिस्प्ले जा रहा है हमारी तरफ से, आपको आप डिस्प्ले डिस्प्ले सर नजर आप आ अपने रहा है? मोबाइल से बोल दीजिए सर। नहीं, डिस्प्ले नजर आ रहा है आपको? हाँ जी सर आ रहे हैं। कैन यू सी आवर फुटेजेस? हाँ सर वो भी आई कैन सी यू। जी, जो तो हम जो बात कर रहे थे, जो ख्वाजा साहब का जो एक अहम पैगाम है, मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से नहीं, उसी तालीमात की रोशनी में जो गरीब नवाज ने फरमाया कि अगर इंसान को अपने किरदार में, सर वी हेलो, कैन नॉट हियर यू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर वी हेलो। कैन नॉट हियर यू। सर यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर श्राइन। अगर बाहर सर आएंगे उससे तो हमें सुनाई देगा। हाँ, आपको आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है।
किसी का माइक्रोफोन ऑन नहीं। प्लीज पार्टिसिपेंट्स अपने माइक्रोफोन को, कैमरे को ऑफ कर दें आप लोग। पार्टिसिपेंट्स, हाँ। सर आपका माइक्रोफोन ऑफ है, ऑन करें उसको। हाँ जी सर। हेलो। हाँ हेलो, कैन हियर यू नाउ सर, यू आर वेलकम। जी, दिस इज बेटर क्योंकि तो जो ख्वाजा साहब का तालीमात थी जिसको हम बता रहे थे, थोड़ी सी घूम रही है। सर आपसे निवेदन है, आप अपना मोबाइल बंद कर दें। हाँ अगर आप कैमरे पे उस पर आ गए हैं तो आप यहाँ, अगर आप इफ यू ऑन दैट प्लीज आपका सर मोबाइल, क्योंकि इको हो रहा है साउंड, तो आप उसमें दे दीजिए वॉइस में। अब बेहतर है जी सर। जी। आप सबको बहुत दुआएं हैं दरगाह अजमेर शरीफ की तरफ से, जो हम ख्वाजा साहब की तालीमात और तसव्वुफ़ की जब हम बात करते हैं कि जैसा गरीब नवाज की बताई हुई तालीमात के ऊपर आज भी 800 साल में जो यहाँ महसूस किया जाता है। कई लोग आप लोगों में से दरगाह पे हाजिरी भी दी होगी, आप लोग यहाँ पे आए भी होंगे। गरीब नवाज की एक अहम तालीमात जिसमें आज भी यहाँ तमाम जो खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज गद्दी नशीन फैमिली हैं उसी की रोशनी में अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। वो तालीमात ये रही कि अगर इंसान को उस ईश्वर की, उस खुदा की कुर्बत हासिल करनी है, अगर अल्लाह की कुर्बत हासिल करनी है, तो कुदरत के 3 ऐसे जो सिफात हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं नेचर के, वो अपनी ज़िंदगी में आप उतार लें। सूरज जैसी शफकत, सन लाइक ग्रेस, दरिया जैसी सखावत, रिवर लाइक जनरोसिटी, और ज़मीन जैसी खातिर तवाज़ु, अर्थ लाइक हॉस्पिटैलिटी। अगर ये 3 चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो हमें वो एहसास होता है कि जब भी हम किसी की खिदमत करें तो हम किसी में भेदभाव ना करें, चाहे जो भी हो, बेलौस बिना किसी भेदभाव के उस तक हम रीच आउट करें। जिस तरीके से सूरज या दरिया या ज़मीन, उसकी जो सिफात है, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो सबके लिए हैं, पूरी दुनिया में सबके लिए उसकी वार्मथ है, उसका पानी है, और ज़मीन की जो खातिर तवाज़ो हॉस्पिटैलिटी वो सबके लिए। और सूफिज़म का भी यही जो इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी का जो एसेंस है, उसमें ये बड़ी मायने रखती हैं बातें कि इंसानी खिदमत खल्क को ही ज़रिया बनाते हैं इबादत का। अपनी तस्बीह, नमाज, रोज़े, ये सब फ़र्ज़ है हमारे इस्लाम धर्म के अंदर, इसको पढ़ना फ़र्ज़ है हर मुसलमान के ऊपर। और इसके साथ साथ खिदमत खल्क का ज़रिया ही असल इबादत को आगे बढ़ाता है। अगर हम सिर्फ, इसीलिए इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी के अंदर कंप्लीट मोनिस्टिक लाइफ नहीं है कि आप किसी पहाड़ पे जाके या किसी गुफा में रह के या किसी जंगल में जाके अपनी पूरी ज़िंदगी गुजर बसर कर दें और कहें कि आई एम कनेक्टेड टू गॉड। ऐसा नहीं है। सेक्लूजन होता है सूफिज़म के अंदर, चिल्ला खानी भी होती है, कुछ एक घंटे के लिए भी मेडिटेशन सेल में जाते हैं, 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, और मैक्सिमम 40 दिनों के लिए। लेकिन उन 40 दिनों की इबादत के बाद, जैसे गरीब नवाज की बारगाह के अंदर बाबा फरीद का भी चिल्ला है और ख्वाजा साहब का चिल्ला यहाँ आना सागर की जो ऋषि घाटी है उसके पास है, जहाँ आपने केव में 40 दिन बैठ के इबादत करी। लेकिन उस सब इबादत के बाद जो आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है, जो कॉन्शियसनेस मिलता है, अवेयरनेस मिलती है, और जो एक स्पिरिचुअल ताकत मिलती है, उसके साथ आपको वापस माशरे में आना है, सोसाइटी में आना है और सोसाइटी की खिदमत करनी है। खिदमत के बगैर आपका जो रूहानी सफ़र है, जो स्पिरिचुअल पाथ है, वो हमेशा अधूरा रहता है। इसीलिए चिश्तिया सिलसिले की अगर आप बात करें और चिश्तिया सिलसिले के जितने ट्रेडिशंस हैं,
क्योंकि इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी में 4 बड़े सिलसिले हुए, ऑर्डर जिनको कहा गया, गुरुओं ने जो मार्गदर्शन जो दिया, जो स्पिरिचुअल पाथ बताया, वो रहा चिश्तियों का, कादरियों का, नक्शबंदी और सोहरवर्दी। और इसके अलावा काफी सब ब्रांचेस भी रही, मगर प्राइमरीली पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो ये 4 बड़े सिलसिले रहे। तो एक सबसे बड़ा सिलसिला जो हिंदुस्तान में रहा वो चिश्तियों का रहा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राजस्थान से बंगाल तक अगर आप देखें कि कई दरगाहें हैं, और जो बड़े 5 चिश्ती सूफी संत हुए, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह के बाद, पहला ख्वाजा साहब के बाद जो जिम्मेदारी, जो जानशीनी, जो रूहानी अमानत जो मिली, वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी दरगाह महरौली में कुतुब मीनार के पास है। फिर इनके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ाया बाबा फरीद गंज शकर, जिनकी दरगाह पाक पटन शरीफ में है, लेकिन चिल्ला अजमेर में है। चिल्ला इज अ मेडिटेशन सेंटर, जहाँ पे आपने 40 दिन इबादत करी। तो बाबा फरीद का बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि आपने पंजाब के खिते में 700 साल पहले काफ़ी खिदमत करी, काफ़ी तालीमात अंजाम दी। इसीलिए आज जो सिख कम्युनिटी के अंदर भी बाबा फरीद को बड़े ही अदब और एहतराम के साथ पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है। और हजरत गुरु नानक ने जो बाबा फरीद के 200 साल बाद हुए, आपने भी बाबा फरीद की जो बानी थी, जो सेइंग्स थी, उसको होली गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किया। जैसे फरीद बानी के नाम पे तमाम जितने गुरुद्वारे हैं, शबद कीर्तन जब होता है वहाँ पे फरीद बानी को पढ़ा जाता है। तो ये चिश्तियों का कंट्रीब्यूशन ये रहा कि जो हमारे भारत देश की आध्यात्मिक और सूफी और भक्ति और अनेकता में एकता की जो ताकत है, उसको और मजबूत किया। और आज भी चिश्ती दरगाहों से वो अनेकता में एकता की मिसाल, जीती जागती मिसाल मिलती है। अगर हम लंगर की बात करें तो 800 साल से अजमेर दरगाह में जो ऑफिशियल लंगर है, दरगाह के बाहर भी काफ़ी लंगर होते हैं, लेकिन जो सबसे पुराना ऑफिशियल जिसको लंगर कहा जाता है, जो 800 साल से हर दिन वो लंगर जारी है, वो प्योर वेजिटेरियन लंगर है। मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि तमाम चिश्ती सिलसिले में जितने भी लोग आते हैं दरगाहों पे, वो हर धर्म के लोग होते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, हर मज़हब के लोग दरगाहों पे आते हैं, अपना वक्त बिताते हैं, आध्यात्मिक जो वक्त उनको मिलता है वहाँ पे। इसीलिए चिश्ती बुजुर्गों ने तमाम जो चिश्ती दरगाहें, सिर्फ अजमेर शरीफ ही नहीं बल्कि जो दिल्ली की दरगाहें हैं, निज़ामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह है, महरौली के अंदर जो दरगाह है, या कलियर शरीफ में रूरकी के पास जो पीरान कलियर है, वहाँ पे भी जो लंगर होता है वो प्योर वेजिटेरियन होता है। इसीलिए क्योंकि हर मज़हब के लोग यहाँ पे आते हैं, और एक ही दस्तरखान पे जब वो लंगर दिया जाता है तो किसी के दिल में ये ख्याल ना आए कि वो ख्वाजा साहब का लंगर किसी भी वजूहात से उसमें हिस्सा नहीं ले सकते, या अपनी तरफ से वो बंटवा नहीं सकते, या खुद खा नहीं सकते। एक वेजिटेरियन लंगर ऐसा है कि उसको हर मज़हब और मिल्लत के लोग उसको खा सकते बिना किसी रोक टोक के। तो लंगर सेवा का जो कंसेप्ट जो रहा वो प्योर वेजिटेरियन रहा, और इतना प्योर वेजिटेरियन है कि उसमें अनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन भी उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है दरगाह अजमेर शरीफ में, ताकि हमारे जो जैन धर्म के भाई बहन हैं वो भी उस लंगर में आके शरीक हो सके। तो ऐसे कई ट्रेडिशन है कि जिसमें ख्यालों का भी ख्याल रखा गया। और ख़ासकर अजमेर दरगाह की जब बात करते हैं तो ये ऐसा दरबार है कि यहाँ पे आने वालों का, यहाँ पे दुआ करने वालों का, और यहाँ पे आँख बंद करके, हाथ जोड़ के, हाथ उठा के, किसी भी धर्म और पंथ के जो लोग आते हैं उन सब के ख्यालों का भी ख्याल रखा जाता है। और आपके किरदार की सबसे बड़ी बात ये रहती है सूफीज़म में कि आपके किसी अल्फाज से, आपके किसी बातों से, आपके किसी भी कैरेक्टर से, बिहेवियर से किसी इंसान का दिल ना दुखे, किसी इंसान का दिल ना टूटे दिल। और क्योंकि अगर वो होता है तो फिर ना तो आप रूहानी पाथ पे हैं, ना इस्लाम की बताई हुई शिक्षाओं पे हैं, और ना ही जो बड़े बड़े सूफी संत हुए उनके मार्गदर्शन के ऊपर आप अपना। लोगों के दिलों का ख्याल रखना ही असल तसव्वुफ और सूफीज़म का एसेंस है। बाबा बुल्ले शाह ने भी ये बात कही कि किसी का दिल ना तोड़े, क्योंकि दिल में ही रब बसता है। दुनिया की हर चीज़ आप तोड़ सकते हैं,
लेकिन किसी का दिल ना तोड़िए, क्योंकि दिल में ही वो रब है जो बसता है। तो ये क्योंकि नौजवान काफी हमारे साथ जुड़े हैं, लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर देयर, students are there with us. I cannot see many of the participants because maybe the videos are off, और उसमें जो जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है जो आप सुन रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को शायद ये बात पहली दफ़े भी सुनने को मिल रही होगी कि किस तरीके से लंगर जो दरबार में 800 साल से चल रहा है वो एक शाकाहारी लंगर है, और इस तरीके के जो ट्रेडिशंस हैं यहाँ पे जो लोग आते हैं किस तरीके से उनको वेलकम किया जाता है। और 15 साल से जो ये 15 साल हो गए लगभग जब हमारे वालिद साहब इस दुनिया से गुजर गए, उसके बाद जो जिम्मेदारी हमें मिली यहाँ पे दस्तारबंदी की और ख़िदमत की दरबार में, तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, जैसा कि डॉक्टर सबिया ने बताया कि पिछले 10-12 सालों में अजमेर शरीफ को और हमारे देश भारत को करीब 70 मुल्कों में हमने रिप्रेजेंट किया है। और अभी तो 2 साल से जब से कोरोना और पेंडेमिक चल रहा है, तो वर्चुअली जिस तरह अभी हम आपसे बात कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, वर्चुअली काफ़ी हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, चाहे वो यूएन हो या दुनिया के अलग यूनिवर्सिटीज़ हों बड़ी बड़ी, और वहीं पैगाम भी यही देते हैं कि किस तरह हमारे भारत देश की जो सबसे बड़ी ताकत जो है वो है आध्यात्मिक ज़िंदगी, आध्यात्मिक ताकत, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, और अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जब हम अपने स्कूल में हुआ करते थे तो एक चैप्टर होता था मॉरल साइंस में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वो चैप्टर बहुत अहम था। आज भी आप लोग जो पढ़ाई करते हैं, अगर आप सोशल स्टडीज़ कर रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें जब भारत देश की बात आती है तो उसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर जो चैप्टर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारा भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पे इतनी ज़बरदस्त डाइवर्सिटी है कि हर 100 किलोमीटर के ऊपर अगर हम चलेंगे, ट्रेवल करेंगे, तो यहाँ पे ज़बान का डायलेक्ट बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, पहनने के कपड़े लिबास बदल जाता है, धर्म बदल जाता है, डाइवर्सिटी आ जाती है। देखिए ना, राजस्थान की अगर हम बात करें तो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाएंगे तो डायलेक्ट बदल जाएगा, जो ज़बान बोलने की स्टाइल होता है वो बदल जाता है। तो इमेजिन करें पूरे हिंदुस्तान में कितने हज़ारों ऐसे डायलेक्ट हैं, कितने, लेकिन फिर भी हम एक हैं। हमारी ताकत जो है वो यही डाइवर्सिटी है, और यही शिक्षा हमें हमारे संविधान, जो हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे हमें सीखने को मिलता है कि किस तरह हर धर्म, हर मज़हब के लोगों को, हर ज़बान के लोगों को, हर रीजन के लोगों को यहाँ पे आज़ादी है, फ्रीडम है कि अपने अपने मज़हब, अपने अपने प्रांत, अपने अपने ट्रेडिशंस, अपने अपनी ज़बान, चाहे वो कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, किसी भी स्टेट के लोग हों, वो उसको फुली फॉलो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ भारत देश का जो तिरंगा है वो सबके दिलों के अंदर मौजूद है। तो सूफीवाद की जब हम बात करते हैं तो ये किसी भी कट्टरपन, जो एक्सट्रीमिज़म आज हमें देखने को मिल रहा है, उसको दूर करता है, और लोगों को एक साथ जुड़ने की, एक साथ रहने की, एक साथ आगे बढ़ने की तालीमात देता है, और किस तरह हम कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे की खिदमत में साथ दे सकते हैं, इसकी तालीमात देता है। और कई ऐसे सूफी संत हुए हैं जो ख्वाजा साहब के बाद जो आए, जिन्होंने इस पैगाम को आगे बढ़ाया, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। जब हम बात करते हैं किस तरह मौलाना रूमी की आज कविताएं पूरे मशरिक़ और मगरिब, ईस्ट और वेस्ट, पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। अमेरिका में तो मौलाना रूमी की जो सूफ़ी कविताएं हैं, जो सूफ़ी पोएम्स हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग पोएट इन अमेरिका। उनकी काफ़ी ज़बानों में ट्रांसलेट की गई हैं। फ़ारसी ज़बान में उन्होंने अपनी कविताएं लिखी थी, अपनी कविताएं पढ़ी थी, जिसको मसनवी किताब में लिख दर्ज किया गया। इसी तरह हज़रत अमीर खुसरो के जो कलाम है, जो हज़रत अमीर खुसरो के कलाम हैं, आज भी 700 साल बाद कवाली, क्योंकि चिश्तिया सिलसिले का एक अहम ट्रेडिशन म्यूज़िक भी है, आध्यात्मिक म्यूज़िक जिसको कहते हैं, कवाली के नाम से पूरे बर्र सगीर में, साउथ एशिया में इसको सुना जाता है, सुनाया जाता है। अभी कुछ वक्त पहले जब 800 साल थे गरीब नवाज के उर्स के, तो हम अजमेर दरगाह के कवालों को यूएन भी लेके गए थे। पहली बार यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क की हिस्ट्री के अंदर कवाली हुई, जब हमारे एम्बेसडर हरदीप सिंह पुरी साहब वहाँ पे मौजूद थे। आज हरदीप सिंह पुरी साहब
हमारे देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। उस वक्त ये यूएन के एम्बेसडर थे, तो हम वहाँ अजमेर दरगाह के कवालों को भी लेके गए थे, जहाँ पे 172 मुल्क, दुनिया के 172 मुल्क को दावत दी गई थी हिंदुस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से उस कवाली की महफिल में। और एक सेमिनार भी हमने करा था अनकंडीशनल लव के ऊपर फ्रॉम इंडिया, जो हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, तो उसी के नज़रिए से ख्वाजा साहब की तालीमात को वहाँ रखा गया था। इसमें इसी तरह जो म्यूज़िक की जब हम बात करते हैं तो अमीर खुसरो साहब का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हिंदी साहित्य की भी बात करें, पोइट्री की बात करें, काफ़ियों की बात करें या खड़ी बोली, क्योंकि हज़रत अमीर खुसरो वॉज अ जीनियस चिश्ती। आपने सितार का इजाद किया और खड़ी बोली से लेके अरबी, फारसी और लोकल हिंदवी ज़बान तक के अंदर उन्होंने ऐसी काफ़ियाँ करी, हर ज़बान में इतनी माहिर कि आज भी वो पढ़ी जाती है, ताकि जो अंदरूनी इलाके के लोग हुआ करते थे, क्योंकि उस ज़माने में फ़ारसी, अरबी और जो ये क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, ये सिर्फ और सिर्फ बड़े ही जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे उन तक ये बात पहुंचती थी। तो लेकिन जो गांव खित्ते में, जो रूरल एरिया में थे, वो हिंदी भी खड़ी बोली होती थी। तो हज़रत अमीर खुसरो ने उसमें भी महारत हासिल करके लोगों के दिलों तक, देश के कोने कोने में ये बातें, ये तालीमात पहुंचाई। उसी को नज़र में रखते हुए ये दुआ है कि जो हमारे देश की एक सभ्यता है, एकता की और डाइवर्सिटी को हमारी स्ट्रेंथ बना के, यही सूफियों की तालीमात है। और ख्वाजा साहब का एक पैगाम जो है, बड़ा अहम पैगाम है, जो आपने फरमाया अपने इस दुनिया से रुखसत होने के कुछ दिन पहले, जो ये नियामतें दी, जो रूहानी अमानत दी चिश्तियों को, कि कैरी आउट दिस मैसेज विद ग्रेस एंड स्ट्रेंथ एंड करेज, कि ये जो पैगाम है इसको ताकत के साथ, मोहब्बत के साथ, अमन के साथ और बिना डरे इस मोहब्बत के पैगाम को लोगों के दिलों तक पहुंचाते रहें। और किसी भी तुम्हारे अल्फाज से, तुम्हारी किरदार से, किसी बात से, किसी ट्रेडिशन से किसी इंसान का दिल ना दुखे। और तुम्हारी किसी कमियों की वजह से, ये एक वसीयत करके गए थे ख्वाजा साहब तमाम चिश्तियों को, और ख़ासकर अजमेर दरगाह के जितने भी खुदाम के, तुम्हारी किसी कमियों की वजह से जो कोई भी हम पे उंगली ना उठा सके और हमें शर्मिंदा ना होना पड़े अल्लाह के सामने या हमारे पीरो मुर्शिद के सामने या बुजुर्गों के सामने। तो ये जो मुकद्दस अमानत हमें मिली है, और यही मैं नौजवान जो हैं उनको ये बात कहता हूँ कि जब भी आप अपने घरों से बाहर जाएं, अपने कॉलेजेस में जाते हैं या अपनी जॉब्स के ऊपर अपने शहर से बाहर जाते हैं, तो उस कैरेक्टर को अपने किरदार में लेके आइए, क्योंकि आपके सबसे पहले गुरु होते हैं आपके माँ बाप। कि आपके माँ बाप ने जो आपको तालीमात दी, फिर आपके जो गुरु होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो आपके गुरु होते हैं। तो कहीं भी हमारी कमियों की वजह से हमारे माँ बाप शर्मिंदा ना हो, हमारे टीचर शर्मिंदा ना हो, और ये ना कहें कि भाई देखिए ये कहाँ, किस शहर से आए हैं यहाँ पे, या किस परिवार से आए हैं, तो उसका हमें ख़ास ख्याल रखना है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ, इन्हीं चंद दुआओं के साथ आप सबको बहुत बहुत दुआएं। आगे भी आपके साथ जुड़ते रहेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में जो काम कर रही हैं डॉक्टर सबिया, इनके लिए बहुत दुआएं, प्रिंसिपल साहिबा और जो की स्पीकर्स हैं यहाँ पे। मैं पूरा वक्त तो आप लोगों के साथ नहीं रह सकूंगा, क्योंकि अभी वहाँ पे कैंप का आज दूसरा और फाइनल डे है। इस कोविड के वजह से जो चैलेंजेस आए उसके लिए भी दुआ करते हैं। पूरे 1.5 साल से जो भी खिदमत कर रहे हैं हम, आप लोग भी अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ खिदमत ज़रूर कर रहे होंगे। इसकी दुआ करते हैं कि ऊपर वाला कबूल फरमाए उसे। आप सब सेहतमंद रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, और इस वबा जो कोविड-19 है, इस पूरे, सिर्फ हमारे मुल्क हिंदुस्तान से ही नहीं, इस पूरी दुनिया से ऊपर वाला इसको निजात दिलाए, और जो लोग इससे बीमार हैं वो इसमें शिफा पाएँ। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके घर वालों के लिए भी दुआ करते हैं कि उनको सब्र मिले, पेशेंस मिले, स्ट्रेंथ मिले। उन सब की आत्मा की शांति के लिए भी दुआ करते हैं। हमारे पास रोज़ पूरे इंडिया से फ़ोन आते हैं, अलग अलग हिस्से से लोग दुआओं के लिए, कि कोई बीमार है, कोई घर में परेशानी है खासकर, तो उनके लिए भी दुआ करते हैं कि बारगाह गरीब नवाज में जितने हज़ारों लाखों लोग आते हैं उन सब की हाज़िरी कबूल हो, और आप सब की भी यहाँ पे हाज़िरी हो इंशाल्लाह। डॉक्टर सबिया से भी इल्तिजा करते हैं कि अब ये, जब भी ये पेंडेमिक ख़त्म होता है और ये लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होती हैं,
तो आप प्रिंसिपल साहिबा जो भी स्टूडेंट आना चाहें दरगाह, आप सबको दावत है ताकि हम यहाँ पे कवाली का एक प्रोग्राम रखें आप लोगों के लिए, और यहाँ पे रूबरू होके आमने सामने बैठ के भी हम बात करें। तो आप सबको दरगाह की भी दावत है इंशाल्लाह, जल्द ये महामारी जब ख़त्म हो। और हमारे लिए कोई भी खिदमत हो तो ज़रूर बताएं, आपके साथ हर काम में, हर एंडेवर में खड़े हैं। इन्हीं दुआओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। Take care, lots of duas and blessings from Ajmer Dargah Sharif, and continue this good work that you're doing, and good work of interaction with the young generation, because interaction leads to positive results, and that's our dua, that with this interaction lot of positivity comes, lot of goodness come, and lot of spiritual strength comes to the heart of all the listeners. And I'm sure there must be some questions. So if there are any questions, Dr. Sabia can take those questions and note of them. Sir, I told आप उनका नोट बना लें, और आने वाले नेक्स्ट कभी सेशन में हम उन नोट्स का जरूर जवाब भी देंगे और इंटरेक्ट भी करेंगे। आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव फॉर। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुत प्रेशियस टाइम दिया। मैंने स्टूडेंट्स को कह दिया चैट बॉक्स में लिख देंगे, आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। हमारी प्रिंसिपल मैम भी थी, अभी हमारी एक मीटिंग भी है सर, तो शी इज बिजी, तो मैम भी एंड एवरीबॉडी फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट। और ये हमारा जय हिंद अभियान है सर, इसके लिए आप करें जय हिंद। बिल्कुल, बहुत बहुत आपको मुबारक, और जय हिंद अभियान की कामयाबी के लिए बहुत दुआएं हैं। जरूर इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे, देश के तिरंगे की रोशनी के अंदर, देश के संविधान की रोशनी में। बहुत बहुत आपको मुबारक। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक यू सर। नाउ आई इनवाइट, कोई भी आप लोगों को अगर क्वेश्चंस हो तो ट्विटर के ऊपर सूफी मुसाफिर का हमारा एक वो हैंडल चलता है, उसको टैग करके आप उस पर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर कोई ट्विटर यूज करते हैं या इंस्टाग्राम, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल काफी एक्टिव है यूथ, तो दोनों पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर के ऊपर सूफी मुसाफिर @सूफी मुसाफिर के नाम से एक हमारा टैग चलता है, उसको आप टैग करके कोई भी सवालात कर सकते हैं। जब भी वक्त होगा जरूर आपसे डायरेक्टली जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। हाँ थैंक यू सर, श्योर सर, श्योर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नाउ आई इनवाइट डॉक्टर अनीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी SPC DCA, for her keynote address. Dr. Anita Sharma. Thank you, Sabya. Welcome. I want to say a brief. We are falling short of time, but she is associate professor in zoology. She has written many papers, international and national. A very hard-working person. Organized conferences and workshop also, and she got the best teacher award also on the Teachers Day. We welcome you, ma'am. Thank you, Sabya. मैं सबसे पहले आपको जय हिंद मिशन के लिए बधाई देना चाहूंगी, और आज सीधा मैं शुरुआत करना चाहूंगी। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है वैक्सीन को चुने, वायरस को नहीं। वैक्सीनेशन पर है मेरा टॉपिक। बीते कुछ दिनों से देश में आप देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र हो या पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहीं पे भी ले लीजिए, इन मामलों में लगातार बढ़ोतरी आ रही है। लगभग 2 महीनों से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा मरीजों के आंकड़े बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके पीछे जो है वो लोगों की सावधानी है और ढिलाई है। यह आंकड़ा कुछ समय से तो बहुत अधिक बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। सरकार के प्रयासों के साथ साथ हमारी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम दुनिया के लार्जेस्ट एडल्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भाग लें, जो कोविड-19 को हराने का सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए मैंने कहा है कि वैक्सीन को चुनें, वायरस को नहीं। जैसे हम बच्चों का पोलियो, DPT, BCG का टीका लगाने के लिए कैलेंडर में मार्क करते हैं, वैसे ही कोविड-19 के वैक्सीनेशन प्रक्रिया को आप एक जन आंदोलन की तरह लें। जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है जिसमें TTT काम में लिया गया है, जिसका मतलब है टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट, उसके साथ में एक और जोड़ना चाहूंगी, चौथी चीज, वो है टीका। कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी, जिसमें सबसे पहले जो भारत में सारे हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी गई थी।
तो कोरोना वायरस डिजीज के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी काफ़ी इस बारे में पढ़ चुके हैं कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है और इसके जो ड्रॉपलेट्स की वजह से ये फैलती है। इसके जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें फीवर, ड्राई कफ, टायर्डनेस रहती है। सीरियस सिम्टम्स में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, प्रेशर, लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट रहता है। वैक्सीन जो है अलग अलग, अगर आप WHO इमरजेंसी यूज लिस्टिंग देखेंगे तो बहुत सारे वैक्सीन, करीब 13 तरह के वैक्सीन ऑल ऑफ द वर्ल्ड अवेलेबल हैं। हमारे देश में अगर आप देखें तो कोविड-19 के बचाव के लिए 2 वैक्सीन, कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन बनाई जा रही है और लगाई जा रही है, जिसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त अभी तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक भी आ चुकी है और शीघ्र ही लगवाई जा सकेगी। आज हम अगर आप ये देखें, कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट टाइप की वैक्सीन होगी। 90% इफेक्टिव माना गया है इसको। 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्टोर किया गया है और जीरो रिस्क ऑफ जो कोविड-19 आफ्टर 2 डोजेज 0.07% है। दूसरी जो वैक्सीन है वो कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा बनी हुई है। ये पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। इसके अंदर इनएक्टिवेटेड वायरस को यूज किया गया है। इसकी जो 2 डोजेज विद 28 डेज गैप में लगाई जा रही हैं। 81% इसकी एफिकेसी है। स्टोरेज 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और रिस्क ऑफ कोविड-19 आफ्टर 2 डोजेज 0.13% है। तीसरा जो वैक्सीन अभी आया है और स्टार्ट भी हो गया है शायद कल परसों से, वो है स्पुतनिक। इसको रशियन गैमालिया और इंडिया में डॉक्टर रेड्डीज के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके अंदर नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर एडिनो वायरस बेस्ड 2 पार्ट वैक्सीन है ये। इसकी 2 डोजेज जो हैं वो 21 दिन के अंतराल में ली जाती हैं। 91% इसकी एफिकेसी है और इसका अगर रिस्क देखें तो चूंकि अभी ये लगाई नहीं गई है, इसलिए इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। वैक्सीनेशन क्यों किया जाए? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब भी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और अगर इन्फेक्शन लगातार बढ़ता रहा तो वायरस क्या है, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाता है और जब वो मल्टीप्लाई करता है वायरस तो उसके अंदर म्यूटेशंस हो जाते हैं और म्यूटेशंस होने के बाद में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको कोविड को या वायरस को कंट्रोल किया जा सके। तो हमें वैक्सीनेट होने के साथ साथ ही क्या है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पालन करना है। गेटिंग द वैक्सीन वंस इट इज अवेलेबल, वॉशिंग योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, कीपिंग एट लीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स एंड वियरिंग ए मास्क। वैक्सीन क्यों किया जाए? इसके लिए हम मानते हैं कि जब आपको वैक्सीनेशन कर दिया जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। जनरली ये देखा गया है कि जो आपने फर्स्ट डोज लगाई है तो उसके 5 से 7 डेज के अंदर IgM बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि वायरस को अगर आप वायरस अंदर आया है तो उसको मास्क कर लेते हैं। 14 to 21 डेज पर अगर आप देखेंगे तो IgG बनने शुरू हो जाते हैं और IgG क्या करेंगे, जो नेचुरल और किलर सेल्स को मोटिवेट कर देते हैं, जो बाहर से अगर आपके कोविड-19 के वायरस अंदर आता है तो वो उसको किल करने में सक्षम होते हैं। अब सबसे पहले जो बात, इसके बाद जो बात आती है वो है कि आज हमारे पास वैक्सीन है, मेडिसिन है, कोविड के बारे में जानकारी है। ज़रूरत है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को एक जन आंदोलन की तरह चलाने की। मैं मानती हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं वो युवा हैं, देश के कर्णधार हैं। इस कार्यक्रम के लिए मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि आप आगे आएं और इस प्रोग्राम में खुद भी भाग लें और दूसरों को भी भाग लेने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए मैं 4 सिद्धांत मानती हूँ। ईच वन वैक्सीनेट वन। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हैं,
जो खुद टीका नहीं लगवा सकते, जैसे आपके आसपास काम करने वाले हैं, माली हैं, दूध वाले हैं, अखबार वाले हैं, आप उनकी मदद करें। रजिस्ट्रेशन में आप उनकी मदद करें, आप उनको भेजें, वैक्सीनेशन सेंटर पे भेजें, उनका टाइम स्लॉट शेड्यूल करें और उसके साथ ही फॉलोअप भी करें कि वैक्सीनेशन उन्होंने करवाया है या नहीं करवाया है। सेकंड जो है वो है ईच वन ट्रीट वन। यदि लोगों के पास साधन नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप कोरोना के इलाज में उनकी मदद करें। तीसरा कहना चाहूँगी, ईच वन सेव वन। मैं खुद भी मास्क पहनूं, अपनी हिफाजत करूं और दूसरों को सुरक्षित रखूं। और चौथा जो सरकार के द्वारा दिया हुआ जो चौथा स्टेप है वो है माइक्रो कंटेनमेंट जोन का। तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन में आप देखेंगे कि वायरस को अपनी ही दुनिया में कैद करना। जैसे अभी कुछ कल परसों जो बताया गया था कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन में वायरस जहाँ 5 से ज़्यादा पॉजिटिव आ गए हैं, आप वहीं पर उनको वायरस जो आ गए हैं आप उनको वहीं पे कंटेनमेंट जोन बना लें और जो असेंशियल सर्विसेज हैं आप उनको प्रोवाइड करें। और वहाँ का जो मेन मानेंगे आप कि मेन लीडर हैं या उसमें रहने वाला युवा वर्ग है, उसको एक लीडरशिप आप वहाँ पे दे दें तो उसको वहाँ पे मॉनिटर करने का काम वहाँ पर किया जा सके। अब एक जो आता है हाउ टू गेट रजिस्टर फॉर वैक्सीन ऑन कोविन। तो गवर्नमेंट ने कोविन प्लेटफॉर्म इसके रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोवाइड किया गया है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स सारे के सारे टेक्नो फ्रेंडली हैं, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि कोविन ऐप पर रजिस्टर करने से ही वैक्सीनेशन नहीं लग जाता। क्योंकि मैं जब वैक्सीन लगाने गई थी तो मैंने देखा कि वहाँ पर उन्होंने केवल कोविन पर करवा लिया है और सीधा वहाँ पहुँच गए। आपको अपना शेड्यूल भी करना होता है, आपको टाइम स्लॉट भी शेड्यूल करना होगा। और इसमें आप जो लोग नहीं जानते हैं, जो टेक्नो फ्रेंडली नहीं हैं, आप उनकी मदद करेंगे। इसमें जो रजिस्टर्ड करने के लिए सबसे पहले आपको लॉग इन करना होगा और cowin.government.in पे आपको लॉग इन करें, मोबाइल नंबर आप अपना डालेंगे, OTP आएगा। OTP के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको शेड्यूल वैक्सीन अपॉइंटमेंट वहाँ पर लेना होगा। उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, देन वैक्सीनेशन कंप्लीटेड का भी सर्टिफिकेट लास्ट में आ जाता है। अब चूंकि टाइम की शॉर्टेज है और आप लोग, चूंकि मैंने माना है कि स्टूडेंट्स टेक्नो फ्रेंडली हैं, आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आप अपना भी वैक्सीनेशन कराएंगे और साथ में जो भी आपके परिचित हैं उनका वैक्सीनेशन कराएंगे। एक मोबाइल से आप मैक्सिमम 4 लोगों का वैक्सीनेशन कर सकते हैं। 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन सेंटर पे जाने के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आप वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आप बैंक पासबुक कुछ भी ले जा सकते हैं और सीधा ऑन द स्पॉट आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराना है, ये वाली स्लाइड्स मैं मैम को भेज दूंगी और वैसे आपको सभी को पता होगा, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन के अलावा आपको टाइम स्लॉट भी इसमें करना होगा। और इन स्लाइड्स को जो रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीनेशन अगर टाइम होता तो मैं आपको डेफिनेटली इसको डिस्कस करती। ये किस तरह से आप 3 और इंडिविजुअल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक फ़ोन से आप 4 लोगों को रजिस्टर करवा सकते हैं। बुकिंग अपॉइंटमेंट, किस तरह से बुकिंग आपको अपॉइंटमेंट आपको बुक करना है। और जहाँ पे भी ये खाली है, आपने देखा कि जो ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं ये स्लॉट्स अवेलेबल हैं और उस टाइम और आपको फिर टाइम वहाँ पर डालना होता है। सेलेक्ट बाय क्लिकिंग द डेट ऑफ कन्वीनियंस, जो भी कन्वीनियंस डेट है आपकी और जो नियर बाई सेंटर है उसको क्लिक करें और अपना कंफर्मेशन करें। तो ये इस तरह से आपको कंफर्म करना है और उसका प्रिंट निकाल लें, प्रिंट को डाउनलोड करें, पास के सेंटर पे जाएं और सेंटर पे अपना वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन कराने फर्स्ट डोज के बाद में एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है और सेकंड डोज के बाद में आपका फाइनल सर्टिफिकेट वहाँ आज आपके मोबाइल पर आ जाता है। अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ वैक्सीनेशन के बाद देखने को आई, वो ये वैक्सीनेशन के लिए जो देखने को आती है वो ये है कि वहाँ पर जो वैक्सीनेशन की साइट्स हैं वो कभी भी ओपन हो जाती हैं।
तो उसके बारे में कई बार आपको पता ही नहीं चलता, और जो स्लॉट है वो पूरा का जब आप खोलते हो तो स्लॉट बुक्ड मिलता है। तो उसके लिए कोविड-19 वैक्सीन नोटिफायर्स यानी कि कई प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर मैं आपको इसमें भेज रही हूँ, इसके लिंक यहाँ पर अवेलेबल है। अगर ये प्लेटफॉर्म्स में आप रजिस्टर करा लेते हैं तो जब भी स्लॉट अवेलेबल होगा तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन देखते ही आप जो भी नियर बाई सेंटर है उस पर आप अपना स्लॉट बुक करा लें। तो इस तरह से आप, मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि आप अपना भी कराएं और साथ साथ जो भी आपके परिचित हैं उनका कराएं। एक एग्जांपल, चूंकि मैं इससे पहले कुछ स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते होंगे क्योंकि मैं साल भर से डेपुटेशन पे बाहर ही हूँ, तो चित्तौड़ में एक आनंदम प्रोग्राम चलता था। उसमें ये होता था कि आपको डायरी में कोई भी अच्छा काम है वो लिखना होता था। तो बच्चे क्या करते थे, जब 45 अबव वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, तो जो घर के मेंबर्स हैं या जो भी परिचित हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराते थे, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सर्टिफिकेट लगा के और डायरी में वो अपना काम करते थे। तो जैसे कि अभी एक साइकेट्रिस्ट ने कहा था कि कोई भी अच्छा काम करें तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे विचार से युवा वर्ग को इस काम के लिए आगे आना चाहिए। वैक्सीन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि कौन सा वैक्सीन लगाएं, कैसे भी लग और क्यों लगाएं। बीच में चूंकि कोरोना के केसेस कम हो गए थे तो लोगों ने सोचा कि कोरोना तो गया, अब वैक्सीन लगा के हम क्या करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि आप अपना भी लगाएं और दूसरों को भी साथ लेके जाएं। और साथ लेने के अलावा मैं एक और चीज स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी कि आप वैक्सीन लगाते टाइम मास्क हटाकर सेल्फी नहीं लें, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि वैक्सीनेशन के साथ साथ आप संक्रमण भी साथ लेके चले जाएं। यद्यपि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मौजूदा कोविड वैक्सीन जो है, कोविड-19 वैक्सीन जो अपने पास अवेलेबल है, वो संक्रमण को रोकने में पूर्णतः सक्षम है, परंतु जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि वैक्सीन की 1 डोज लगने के 14 दिन के बाद में करीब 70% तथा 2 डोज लगने के बाद करीब 85% खतरा कम हो जाता है। साथ ही ये देखने में आया है कि जो रोग की सीवियरिटी है वो काफी कम हो जाती है। वैक्सीन लगवाने के बहुत मामूली साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फीवर है, बॉडी एक है, या लोकल साइट्स जहाँ पर वैक्सीन लगा है वहाँ पे 1-2 दिन आपको पेन होता है। कुछ लोग ये देखा गया कि वैक्सीन लगने के बाद पॉजिटिव भी पाए गए, लेकिन उसकी सीवियरिटी बहुत कम होती है। एक चीज जो है वो ये है कि जब तक मेजॉरिटी यानी कि 70% लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक वायरस का प्रकोप हमें झेलना पड़ेगा। और अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है, इसकी बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें वैक्सीनेशन होना बाकी है। तो मैं युवा वर्ग से आग्रह करूंगी कि आप इसको जन आंदोलन में भाग लें, और जब 70% लोग प्रोटेक्ट हो जाते हैं तो वो बाकी के 30% को भी प्रोटेक्ट कर लेंगे। इसी को हर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब आप याद कीजिए कोविड-19 की उस फर्स्ट वेव को याद कीजिए, मार्च में शुरू हुई थी। इन्हीं अप्रैल और मई के दिनों में जब केसेस कम थे लेकिन डर बहुत ज़्यादा था, और एक पॉजिटिव केस आने पर भी मैंने ये देखा था कि जो CHC या PHC हैं वो 1-1 महीने के लिए भी बंद कर दी जाती थी। अक्टूबर नवंबर में अगर आप देखेंगे तो जब होम आइसोलेशन में रखा जाता था, पेशेंट को रखा जाने लग गया, तो जिसके घर में पॉजिटिव आ गया तो हम लोग दूर से ही डर के मारे उससे निकल जाते थे। लेकिन जब सेकेंड वेव आई है तो इलाज भी आ गया है। हमारे देश में 2 वैक्सीन और एक तीसरी रशियन वैक्सीन भी आ गई है। वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू हो गया है। वैज्ञानिकों ने और सरकार ने जो करना था वो किया। अब बारी हमारी है। एक युवा यदि 10 से 20 लोगों को जागरूक करता है तो निश्चित रूप से यह अभियान गति पकड़ेगा। मेरा इस युवा वर्ग से आग्रह है कि जो भी वैक्सीन अवेलेबल है आप मैक्सिमम एलिजिबल लोगों को जाके लगवाएं, और ये काम मैं जानती हूँ आप बखूबी कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की, जिसकी बात मैंने आपको की थी, जिसमें मास्किंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है और वॉश योर हैंड्स, आपको बार बार साबुन से हाथ धोना है।
यानी कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो टीके के बाद भी और टीके के पहले भी, यानी टीके के पहले भी और टीके के बाद अनीता भी। जी, वी आर फीलिंग इंटरप्टिंग इन यू बिटवीन, थोड़ा प्लीज जल्दी से करें आप, पॉइंट है ना, वी हैव टू गो टू मैं द बस मीटिंग। फाइनल में ही हूँ। हाँ तभी हम हाँ, आने बिल्कुल वाले जल्दी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को वी जो हैव टू गो। पालन आपको करनी है, तभी हम आने वाली थर्ड वेव से स्वयं को, परिवार को, अपने समाज को, अपने राज्य को और अपने देश को सुरक्षित रख पाएंगे। अंत में मैं कहना चाहूंगी, एक सुबह होगी जब जी भर के सबको गले लगाएंगे, कड़वी यादों को दफना कर फिर से मुस्कुराएंगे। एक ऐसी सुबह होगी और बहुत जल्दी होगी। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। Very good. Thank you so much for your wonderful lecture. But because we have to attend meeting, as told by Madam, so I interrupted. Sorry. And very well. Thank you to all who joined the Jai Hind mission with me for Thank you. help. Thank you to all, to the chief guest, to the special guest, to our principal madam, to the keynote speaker, and to all the my wonderful students and e-learners. Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू सभ्या। The show must go on. The show, it is not a, ये कोई संगोष्ठी कॉन्फ्रेंस नहीं, ये एक अभियान है और ये निरंतर चलता रहेगा। The show must go on. जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सभ्या। जय हिंद। Are you?